हेलो सीए वॉरियर्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक। बट देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम हर टॉपिक के डिटेल में घुसें, बल्कि ये समझें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या याद रखना है स्मार्टली बट नॉट हार्डली। ये वीडियो आपको एक क्रिस्प और समराइज्ड रिवीजन देगा ताकि ये बुक आपके लिए एक सेल्फ स्टडी पार्टनर बन जाए। और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है इस चैप्टर के बाद आप कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर रिवीजन। और हाँ, अगर ये नोट्स यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों, एक बड़े आदमी के, एक पॉपुलर इकोनॉमिस्ट के स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। वो है मिस्टर कीन्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कीन्स की बनाई हुई थियोरी, दैट इज यूनिट 2, कीन्शियन थियोरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। दोस्तों, कीन्स एक सिंपल बात कहते हैं। वो कहते हैं इनकम आती है तो उससे ही खर्चे होते हैं और उससे ही कुछ पैसा बचा लिया जाता है। यस, इसमें कोई थर्ड ऑप्शन नहीं होता। मतलब इनकम से या तो खर्चा होता है या सेविंग्स होती है, और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो मंत्र याद रखो, इनकम डिसाइड करता है कंजम्पशन भी और सेविंग्स भी। हाँ, इस टॉपिक में हम पार्ट ए में इनकम, कंजम्पशन और सेविंग्स के रिलेशनशिप्स को पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही सिंपल और सही स्मॉल टॉपिक है। आ जाओ, सबसे पहले इस चैप्टर का कोर देखें, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम, सेविंग्स एंड कंजम्पशन। फ्रेंड्स, एक कड़वा सच, एक बेसिक सच, एक बेसिक ट्रुथ, दोनों ही कंजम्पशन और सेविंग्स एक्चुअली इनकम से डिराइव होते हैं। इसका मतलब इनकम के बिना ना कंजम्पशन पॉसिबल है और ना ही सेविंग्स। हाँ, कोर आइडेंटिटी है y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ये है आपका सबसे मेन इक्वेशन। y मीन्स इनकम, c मीन्स कंजम्पशन, s मीन्स सेविंग्स। यस, इसका मीनिंग है टोटल इनकम का यूज सिर्फ दो जगह होता है, या तो कंजम्पशन में या सेविंग्स में। और इसके डिराइव्ड रिलेशनशिप है ना, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग और सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। यस, ना ये दोनों इक्वेशन मेन इक्वेशन से डिराइव किए गए। ये फॉर्मूला दिखाता है कंजम्पशन और सेविंग्स एक दूसरे के इनवर्स हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट करेगा। क्या बात कर रहे हो? यस, ये रिलेशनशिप कीन्सियन कंजम्पशन थियरी का बेस है। आगे मल्टीप्लायर और इनकम डिटर्मिनेशन का फाउंडेशन बनेगा ये इक्वेशन। आ जाओ, इनकम, कंजम्पशन और सेविंग्स के रिलेशनशिप को एक टेबल और एक डायग्राम से पढ़ें। अगर आप ये टेबल देखोगे, मेरी इनकम जीरो से लेकर कंटिन्यूसली बढ़ती ही जा रही है। 0, 100, 200, 300, 400, 500। और कंजम्पशन भी साथ साथ में बढ़ रहा है। 50, 125, 200, 275, 350, 425। और सेविंग्स भी बढ़ रही है। -50, -25, फिर जीरो, और जीरो के बाद 25, 50 एंड 75। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस टेबल को ब्लू शेड, ऑरेंज शेड और ग्रीन शेड से डिफरेंशिएट किया है। जो डायग्राम में भी आप शेड से कंपेयर करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ये टेबल के दम पर ये डायग्राम बना है। ये डायग्राम कंजम्पशन, पहला ऊपर का डायग्राम कंजम्पशन और इनकम के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, और नीचे का डायग्राम सेविंग्स और इनकम के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। और अगर आप देखेंगे तो इनकम लाइन और कंजम्पशन लाइन, इनकम लाइन और सेविंग लाइन, ये सारे के सारे डायरेक्ट रिलेशनशिप इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब जब जब इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगा और सेविंग्स भी बढ़ेगी। अब ये डायग्राम से
आप क्या चीजें चेक करेंगे। लेकिन डायग्राम को समझने से पहले आप ये समझिए, हमने वाई एक्सिस पे कंजम्पशन और वाई एक्सिस पे सेविंग्स लिया है नाउ, और एक्स एक्सिस पे इनकम ली है। तो इनकम दोनों के लिए कॉमन है। नाउ ब्लू शेड ये मेरे टेबल का अपर पार्ट इंडिकेट करता है, ग्रीन शेड मेरे टेबल का लोअर पार्ट इंडिकेट करता है, राइट, यस। और मिडल जो है वो ब्रेक इवन इंडिकेट करता है। ब्रेक इवन क्या होता है एक्सप्लेन करूंगा नाउ, बट डायग्राम्स को कलर शेड से मैच करना। ये डायग्राम में एक्सप्लेनेशंस को सुनो। सबसे पहला, इनकम इज अ अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री एंगल। अगर आप देखेंगे तो रेड लाइन इज माय इनकम लाइन, ये 45 डिग्री एंगल है। नाउ दिस इज माय इनकम लाइन, 45 डिग्री एंगल, ओके। नाउ जब इनकम एट जीरो है, इसका मतलब कंजम्पशन 50 है, सेविंग्स -50 है। जब इनकम जीरो पर है, कंजम्पशन 50 है, सेविंग्स -50 है। तो अगर आप देखेंगे तो जीरो पे कंजम्पशन ए है, मतलब दिस इज 50, और सेविंग्स एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब -50 है। ओ, मतलब इनकम नहीं है बट फिर भी कंजम्पशन हो रहा है। टेबल में भी देखिए, इवन दो इनकम इज जीरो, कंजम्पशन फिर भी है। इसका मतलब यह है जब इनकम नहीं तो कंजम्पशन कैसे हो रहा है, लोग अपनी पास सेविंग्स या बोरोविंग से खर्चा करते हैं, तो सेविंग्स हो जाती है नेगेटिव क्योंकि लोन लेकर खर्चा किया जा रहा है। तो ये कंजम्पशन इनकम का हिस्सा नहीं है, ये कंजम्पशन इंडिपेंडेंट कंजम्पशन है। ओ यस, नाउ तो इवन दो इनकम इज जीरो, आपको कंजम्पशन ए पॉइंट पे दिखेगा, मतलब इट्स अ +50। अब आप इस डायग्राम में देखेंगे ओ ए इज एन ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो अभी अभी मैंने बताया एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। मतलब ये जो ओ ए ही है, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, इंडिपेंडेंट कंजम्पशन है, ब्लू शेड। वो कंजम्पशन जो जीरो इनकम पर भी होता है ना, ये एग्जिस्ट क्यों करता है, बेसिक नीड्स जैसे फूड, शेल्टर इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो लोग अपनी पास सेविंग्स को यूज करते हैं या बोरो करते हैं, और बिना इनकम के भी ये कंजम्पशन सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इसलिए ओ ए जो आपको ब्लू शेड दिख रहा है, वो डायग्राम में ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, जो जीरो लेवल इनकम पर भी होता है। और बिकॉज यहां पर ऑटोनोमस कंजम्पशन है, इसके लिए सेविंग्स नेगेटिव होती है। ये ब्लू शेड और ये ब्लू शेड, यहां पर देखिए सेविंग्स एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये सेविंग जीरो है। मतलब मैं ये कह सकता हूं ओ ए और ओ सी दोनों का शेप इक्वल है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ये था पॉइंट ए, ब्लू शेड। बट जैसे जैसे इनकम बढ़ती है गाइस, नाउ कंजम्पशन बहुत ही स्लो बढ़ता है, और आप देखेंगे गैप कम होते चले जा रहा है नाउ, और कंजम्पशन इक्वल हो रहा है, और जो नेगेटिव सेविंग है वो भी कम होती जा रही है। मतलब इनकम स्पीड में बढ़ रही है, कंजम्पशन स्लोली स्लोली बढ़ रहा है। अब देखिए पॉइंट बी पे। नाउ पॉइंट बी अगर आप देखेंगे, पॉइंट बी इंडिकेट्स ब्रेक इवन पॉइंट। यहां पर कोई गैप नहीं है, ब्लू शेड खत्म हो चुका है। पॉइंट बी का मतलब है, ये पॉइंट बी इंडिकेट करता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है वेर सेविंग्स इज जीरो एंड इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। इसलिए देखो पॉइंट बी पे लिखा गया है सी इज इक्वल टू वाई। नाउ इससे पहले कंजम्पशन वाज मोर देन इनकम, दैट्स व्हाई देयर वाज अ डिस सेविंग्स। लेकिन अब बी पॉइंट पे कंजम्पशन और इज इक्वल टू सेविंग, तो सेविंग्स आपके लिए जीरो हो चुकी हैं। सेविंग जीरो का मतलब है सेविंग्स ने एक्स एक्सिस को टच किया है, राइट right? हाँ, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, और सेविंग्स यहां पर जीरो हो रही है। ओके, ये वो पॉइंट है जहां हाउस होल्ड ना सेव कर पाते हैं ना डिस सेविंग्स होती है, राइट right? इसका इंपैक्ट इस पॉइंट के बाद सेविंग्स पॉजिटिव होता चला जाएगा जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी। तो अब देखिए आफ्टर पॉइंट बी, बी पॉइंट के बाद अगर आप देखेंगे इनकम बढ़ रही है, लेकिन इनकम इज मोर देन सेविंग कंजम्पशन, और आई कैन से कंजम्पशन इज लेस देन सेविंग, और ग्रीन शेड जहां पर सेविंग्स पॉजिटिव हो रहा है। ये जो गैप है सेविंग्स और सेविंग्स का कर्व, ये देखिए ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन और
वाई इनकम लाइन के बीच में का जो गैप है वो सेविंग इंडिकेट करता है, और ये वही सेविंग्स है। यहां पर सेविंग्स क्या हो चुकी है? पॉजिटिव। नाउ क्यों? क्योंकि अब बेसिक नीड्स ऑलरेडी कवर्ड हो चुकी हैं और एडिशनल इनकम का एक हिस्सा सेव हो रहा है। नाउ क्योंकि कंजम्पशंस कम है, इसकी इंपैक्ट क्या होती है? जब सेविंग्स पॉजिटिव होते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि कैपिटल फॉर्मेशन पॉसिबल होती है, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ग्रोथ के लिए बेस बनता है। इसीलिए तो कहते हैं गाइस, नाउ लाइफ में अमीर वो बनते हैं जो पैसा नहीं कमाते। पैसे कमाने से लोग अमीर नहीं बनते, लोग अमीर बनते हैं सेविंग्स करने से, क्योंकि सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती है और इन्वेस्टमेंट आपके पैसों को मल्टीप्लाई करता है। तो पॉजिटिव सेविंग्स इंडिकेट करता है। गाइस, आपको पता है इससे आपने क्या समझा? इस डायग्राम में इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। जब इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है और सेविंग्स भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन कंजम्पशन जो है वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है और सेविंग्स इंक्रीजिंग रेट से। तो आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, कंजम्पशन इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड सेविंग्स इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट। तो आपको ये डायग्राम समझ आया, ये टॉपिक समझा? यस। व्हाट डज इट दिस मींस? ये क्या है गाइस? जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ता है, पर हर एक्स्ट्रा रुपी का छोटा हिस्सा खर्च होता है और सेविंग्स का हिस्सा बढ़ता चला जाता है हर एक रुपए की सेविंग से। ओके, हर एक रुपए की इनकम से। तो ये डायग्राम आपको इनकम, सेविंग्स और कंजम्पशन के रिलेशनशिप को समझाता है। फ्रेंड्स, सिर्फ इतना ही नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ ह्यूमन वांट्स, ये ऐसा क्यों होता है इसका मतलब भी समझिए। क्योंकि ह्यूमन वांट्स लिमिटेड, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, हायर इनकम पर लग्जरी कंजम्पशन सैचुरेशन आता है, फ्यूचर प्लानिंग्स स्ट्रांग होती है, इंपैक्ट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेजुअली फॉल होता है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ग्रेजुअली राइज होता है। सर ये सब क्या है? ये सब अब आप देखोगे कंपैरिजन में। तो आओ दोस्तों, कंजम्पशन और सेविंग्स को कंपेयर करें और थोड़ा और इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे नए नए टर्म्स आने वाले हैं और आप इसका एक फॉर्मूला भी देखेंगे जो कैलकुलेशन में गजब काम आएगा। तो पहले हम कंजम्पशन के बारे में पढ़ते हैं। अब आप समझ ही चुके होंगे, कंजम्पशन इनकम का हिस्सा है। कंजम्पशन और इनकम में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, लेकिन जब इनकम जीरो होती है तो ऑटोनोमस कंजम्पशन जरूर बनता है, क्योंकि बेसिक नीड्स बिना इनकम के भी लोग पूरी करते हैं, उधार लेकर भी। बराबर। तो यहां पर कंजम्पशन दो टाइप के हैं, एक है ऑटोनोमस कंजम्पशन और एक है इंड्यूस्ड कंजम्पशन, जो इनकम के साथ साथ बढ़ती है, और एक इनकम के बिना भी। नाउ सर्वाइवल कंजम्पशन हमेशा रहता है। ठीक है, तो अब देखो, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ऑफ कोर्स कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, सी इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। मतलब इनकम से ही कंजम्पशन डिराइव हुआ है। और इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। नाउ ए क्या है? ए बोले तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मतलब इंडिपेंडेंट कंजम्पशन जिसका इनकम से कोई लेना देना नहीं। इनकम जीरो है तो भी वो कंजम्पशन होगा, बेसिक नीड्स, सर्वाइवल, उधार लेके करूंगा। लेकिन फिर इनकम बढ़ती है तो इनकम की वजह से भी कंजम्पशन होता है, वो बी है। नाउ जिसे कहते हैं इंड्यूस कंजम्पशन। नाउ इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। गाइस, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद इनकम, बट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा। ये जो बी है ना, इनकम के साथ साथ जो कंजम्पशन बढ़ेगी वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी। इसका एक और फॉर्मूला है, ए प्लस एमपीसी इज इनटू वाई। अब एमपीसी क्या है यह आगे बताऊंगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तब हम इस इक्वेशन पे वापस आएंगे। लेकिन आपको ये तीनों इक्वेशन याद रखने हैं गाइस। ना आपको एग्जाम में इसके ऊपर भी कैलकुलेशन आ सकता है, इसके ऊपर भी कैलकुलेशन आ सकता है। ओके, अब आ जाओ कंजम्पशन, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी। सेकंड पॉइंट में लिखा है कंजम्पशन एंड इनकम हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप, लेकिन कंजम्पशन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, मतलब स्लोली स्लोली बढ़ता है। अब दो पॉइंट और देखिए, कंजम्पशन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है ना टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाय टोटल इनकम, ये बनेगा फॉर्मूला। एपीसी इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन टू अपॉन टोटल इनकम। ये क्या इंडिकेट करता है? इससे एवरेज निकल रही है कंजम्पशन की, मतलब हर एक रुपए के इनकम में से
कितना रुपए का खर्चा होता है। Now it refers to consumption amount in every 1 rupee, हर एक रुपए में। when I say average, average मतलब पर 1 rupee, हर एक रुपए में से कितना हिस्सा आपने खर्चा किया। फ्रेंड्स, नाउ इसका बिहेवियर क्या है? इसका बिहेवियर है लो इनकम पर एपीसी हाई होता है, इज मोर देन 1 हो सकता है, और इनकम बढ़ने पर एपीसी फॉल हो सकता है। ओके, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आपको पता है ना मार्जिनल मतलब? मार्जिनल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा, 1 रुपए पे एक्स्ट्रा कितना खर्चा होगा। ओके, यस, मार्जिनल का मतलब होता है समथिंग एक्स्ट्रा। तो समथिंग एक्स्ट्रा के लिए आपको एक्स्ट्रा कंजम्पशन डिवाइड बाय एक्स्ट्रा इनकम लेना होगा। एक्स्ट्रा को हम चेंज कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा 1 रुपए कमाने पे, एक्स्ट्रा 1 रुपए कमाने पे आपने एक्स्ट्रा कितना खर्चा किया तो इसके ऊपर है। नाउ एमपीसी इज अ प्रपोर्शन ऑफ एवरी एडिशनल 1 रुपी ऑफ इनकम, बराबर। नाउ मतलब हर एडिशनल 1 रुपए की इनकम का कितना हिस्सा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। ओ, नाउ तो ये हुआ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ इसी का ऑपोजिट है सेविंग्स। गाइस, कंजम्पशन, इनकम का जो हिस्सा कंजम्पशन हुआ है वो उसे कंजम्पशन कहेंगे, लेकिन जो हिस्सा बच गया, जो कंज्यूम नहीं हुआ, उसे सेविंग्स कहेंगे। तो सेविंग्स भी इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, लेकिन इसका दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। एस इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, बराबर। नाउ सेविंग्स भी को भी इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ऊपर हमने देखा था। लेकिन सेविंग्स इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, क्योंकि कंजम्पशन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है। नाउ लेकिन इसमें भी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव सेम है, लेकिन यहां पर हम एपीएस निकाल रहे हैं, हर एक रुपए में से ऑन एन एवरेज कितना पैसा सेव हुआ। तो फॉर्मूला बनता है टोटल सेविंग्स अपॉन टोटल इनकम, टोटल सेविंग्स अपॉन टोटल। नाउ इसका मतलब हर 1 रुपए की इनकम पे आपने कितना पैसा सेव किया, तो जितना कंज्यूम नहीं हुआ उतना सेविंग हुआ। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब है सेम फॉर्मूला, बस कंजम्पशन को सेविंग से रिप्लेस किया है। एक एक्स्ट्रा 1 रुपए की इनकम से आपने एक्स्ट्रा कितना सेव किया, मतलब इट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ एवरी एडिशनल 1 रुपी ऑफ इनकम। ओ यस, तो फ्रेंड्स, कंजम्पशन फंक्शन। नाउ अब ये समझ आया। अगर आप एमपीसी और एमपीसी को ऐड कर लेंगे तो वो 1 रुपया बन जाएगा, ऑफ कोर्स। और इसका उलट डिराइव्ड है, एमपीएस इज को निकालना है तो 1 - एमपीसी कर देना, और उल्टा अगर आपको एमपीसी निकालना है तो 1 - एमपीएस भी कर सकते हो, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 रुपी, राइट। यस, यहां पे एक और नोट लिखा है, बोथ एमपीसी एंड एमपीएस आर लेस देन यूनिटरी बट मोर देन जीरो, ऑफ कोर्स, क्योंकि 1 रुपी का ही तो हिस्सा है, तो जीरो विल बी लेसर देन पी एंड विल बी लेसर देन 1। होप यू अंडरस्टूड, आपको ये चीजें समझ आई? हाँ जी। तो ये था कंजम्पशन और सेविंग्स का रिलेशनशिप। इसमें आप फॉर्मूले भी याद रखेंगे, आपको फॉर्मूले भी पूछे जाएंगे। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कंजम्पशन। फ्रेंड्स, इनमें से ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस फॉर्मूले पे मैं वापस आता हूं, ए प्लस एमपीसी इंटू वाई। ये एमपीसी इंटू वाई क्या है पता है? अगर आपको बी और वाई नहीं दिया, ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो आपको कभी कभी एमपीसी और इनकम देंगे, आप उसे मल्टीप्लाई कर लेना। ए तो सेम का सेम है, मतलब इवन दो वाई इज इक्वल टू जीरो, कंजम्पशन रहेगा उसे ए कहते हैं, और जैसे से इनकम बढ़ेगी बीवाई एड्स टू द कंजम्पशन। तो गाइज, अब फाइनल ट्रीटमेंट याद रखिए। नाउ इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ता है, पर सेविंग सबसे तेज ग्रो करती है। होप आप लोगों को ये इनकम और कंजम्पशन और सेविंग्स का रिलेशनशिप समझ आया। फ्रेंड्स, एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। सवाल यह है, इकोनॉमी के अंदर पैसा घूमता कैसे है, और कब इकोनॉमी बैलेंस में होती है ना? दो सवाल दोस्तों। इसका जवाब मिलता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से, यस, जिसे इक्विलिब्रियम इनकम भी कहते हैं। गाइस, जब पैसा रुकता है तो ग्रोथ रुक जाती है, और जब पैसा फ्लो करता है तब इकोनॉमी चलती है, चलती ही नहीं, दौड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये है पार्ट बी, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम।
इसमें हम ये समझेंगे कि पैसा घूमता कैसे है, पैसे की रोलिंग कैसे होती है, और पैसा कौन रिसीव करता है, कौन पेमेंट करता है, और यही इकोनॉमी का कोर है। यस, और इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है नाउ जहां पर सब कुछ बैलेंस होता है। ये हमेशा ड्रीम सिचुएशन होती है, बट ये इतना आसान नहीं होता। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझो, व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। क्या मतलब है इसका? सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी का मतलब है इकोनॉमी के अंदर इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन का कंटिन्यूअस फ्लो होना। नाउ इनकम मतलब इनकम ऑफ ऑल द फैक्टर्स जो मिलकर एक्चुअली कंट्री का जीडीपी बनता है, जिसे नेशनल इनकम भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, सच्ची, और ये एग्जिट क्यों करता है, ये एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि हाउस होल्ड्स इनकम करते हैं, फर्म को गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पेमेंट मिलती है, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। इस रिपीट होने वाले प्रोसेस को सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी कहते हैं। गाइस, इसका अल्टरनेटिव नेम है फ्लो ऑफ इनकम मॉडल। इसे फ्लो ऑफ इनकम मॉडल भी कहते हैं, और इसे सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी भी कहते हैं। हाँ, अल्टीमेटली मनी ही तो इनकम है, और नेशनल इनकम भी ऐसे ही डिराइव होता है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का पर्पस है, इस फ्लो का मॉडल, इसका मेन पर्पस है समझाना कि इकोनॉमी में पैसा मूव कैसे करता है बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स। अब ये सेक्टर्स क्या है? हाँ, तो देखिए, हम सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है अंडर टू सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल और फोर सेक्टर मॉडल। सर, ये सेक्टर्स क्या हैं बताऊंगा, एक एक करके आगे शुरू करते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है? बट एक चीज बताऊं फ्रेंड्स, ये इकोनॉमी में एक का खर्चा दूसरे की इनकम है। नाउ एक का खर्चा दूसरे की इनकम। यस, तभी तो गाइस नेशनल इनकम को हम इनकम मेथड से भी कैलकुलेट कर पाते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से भी कैलकुलेट कर पाते हैं। राइट? इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस, और जिस दिन इनकम और एक्सपेंस इक्वल हो जाए उसी को तो इक्विलिब्रियम कहते हैं। हाँ जी, तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। टू सेक्टर मॉडल का मतलब है दो सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर्स, फर्म्स मतलब बिजनेस कम्युनिटी, प्रोड्यूसर्स। ये दोनों एक दूसरे को इनकम और एक दूसरे को एक्सपेंस कैसे करते हैं, और इन्हीं के बीच में पैसा घूमने को टू सेक्टर मॉडल कहते हैं। और जो आप सर्कल देख रहे हो ना ग्रीन कलर में, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी है। थ्री सेक्टर मॉडल का मतलब है इसमें तीन सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड और फर्म तो होंगे ही। जो मैंने ग्रीन लाइन करी है ना, बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से मैंने आपके लिए डायग्राम्स बनाए, वो सेम एज ये है। लेकिन इसमें एक सेक्टर और ऐड हो गया टू सेक्टर में, वो है गवर्नमेंट। तो जो ब्लू लाइंस है वो एक्स्ट्रा है, जो टू सेक्टर मॉडल को थ्री सेक्टर में कन्वर्ट करता है। तो थ्री सेक्टर मॉडल में तीन लोग होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। और फोर सेक्टर मॉडल में जो ग्रीन है वो टू सेक्टर मॉडल को कॉपी किया, जो ब्लू है वो थ्री सेक्टर। तो ब्लू और ग्रीन मिला के थ्री सेक्टर जैसा सेम हुआ, और एक और सेक्टर ऐड हुआ, फॉरेन सेक्टर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। तो पैसा सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं घूमता, हमारा पैसा पूरी दुनिया में घूमता है। तो फोर सेक्टर मॉडल में फॉरेन सेक्टर भी आएगा। तो थ्री सेक्टर मॉडल में एक पिंक कलर ऐड कर दो, पिंक कलर का डायग्राम, तो फोर सेक्टर मॉडल बन जाएगा। मतलब अल्टीमेटली टू सेक्टर का एडवांस वर्जन, एक्सटेंडेड वर्जन थ्री सेक्टर, और थ्री सेक्टर का एक्सटेंडेड वर्जन फोर सेक्टर। नाउ जब आप इन सबको कंपैरिजन में पढ़ोगे तो आपका लॉजिक बहुत ज्यादा क्लियर होगा। आओ एक्सप्लेन करूं। तो देखो, टू सेक्टर मॉडल सबसे पहले पढ़ते हैं। टू सेक्टर मॉडल में देयर आर टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड जिसे ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, और फर्म्स जो बिजनेस सेक्टर होता है। फ्रेंड्स, टू सेक्टर मॉडल को क्लोज इकोनॉमी कहा जाता है। मतलब
क्लोज इकोनॉमी मतलब देयर इज नो फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व, फॉरेन मार्केट इन्वॉल्व नहीं है। हमारे देश में टू सेक्टर मॉडल में अज्यूम करो ना इंपोर्ट होता है ना एक्सपोर्ट, जो भी होगा सब कुछ डोमेस्टिकली होगा। इंडिया की बाउंड्रीज, नो ग्लोबलाइजेशन, इसे कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। एंड नो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, टू सेक्टर में गवर्नमेंट भी नहीं होता, मतलब आप कह सकते हो इट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओ, तो टू सेक्टर को समझने के लिए आप दो असम्पशन लें, ये क्लोज इकोनॉमी है और इसमें गवर्नमेंट भी नहीं है, क्योंकि दो लोग ही पैसा घुमाएंगे, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। ओके, नाउ तो सर ये पैसा कैसे घूमता है? तो देखो, अब मैं आपको वापस डायग्राम पे लेकर चलूं। हाउस होल्ड्स प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मतलब हाउस होल्ड्स बिजनेस में जाकर जॉब करते हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल सप्लाई करते हैं, और उसके बदले में फर्म उन्हें पैसे देता है, जैसे फैक्टर्स पेमेंट, जो फर्म के लिए एक्सपेंस है पर हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, इसे मनी इनफ्लो कहेंगे। नाउ बदले में उन्होंने वहां जाके जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी, नाउ हाउस होल्ड वही इनकम उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को खर्चा करके वापस पैसा फर्म में आ जाता है, और वापस फर्म गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है। तो फ्रेंड्स, ये है सर्कुलर फ्लो, दोनों एक दूसरे से कमा रहे हैं, एक दूसरे पे खर्चा कर रहे हैं। हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है और इनकम कमाता है फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में, तो ये मनी इनफ्लो हुआ हाउस होल्ड्स को। उसके उलट हाउस होल्ड वही पैसा खर्चा करता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो फर्म गुड्स एंड सर्विस हाउस होल्ड को सप्लाई करता है, वापस पैसा फर्म के पास आता है, राइट। तो इसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। ये इकोनॉमी है गाइस, पैसा एक दूसरे को देते रहते हैं, लेते रहते हैं। और गाइस अगर पैसा इस सर्कुलर फ्लो के बाहर चला गया, उसे कहते हैं लीकेज। लेकिन पैसा उस लीकेज को गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल, तो उसको वापस इसी सर्कुलर फ्लो में लेकर आए, उसे कहते हैं इंजेक्शन। तो हम दो टर्म्स पढ़ेंगे, लीकेजेस एंड इंजेक्शन। लीकेज का मतलब है उस सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर चले जाना, और इंजेक्शन का मतलब है वापस उन पैसों को जो बाहर चला गया उसे वापस सर्कुलेशन में लेकर आना। क्योंकि अगर सर्कुलेशन से पैसा बाहर चला गया इकोनॉमी से, तो पैसों की शॉर्टेज होगी, इनकम कम होगा। तो लीकेजेस को वापस इंजेक्शन में कन्वर्ट करना होता है। ओके, अब देखो, तो ये है टू सेक्टर, सेक्टर वन, सेक्टर टू, और विथ फाइनेंशियल मार्केट। ऑफ कोर्स कोई भी अपना सारा पैसा खर्चा नहीं करता, हर कोई इनकम कमा के थोड़ी सी सेविंग्स करते हैं। तो हाउस होल्ड वो सेविंग करके फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, बराबर, और फर्म भी अपने प्रॉफिट के से थोड़ा पैसा सेव करके फाइनेंशियल मार्केट में सेव करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट मतलब बैंक्स हो सकती हैं, कैपिटल मार्केट हो सकता है, शेयर मार्केट हो सकता है। फाइनेंशियल मार्केट से वो पैसा वापस बोरोविंग के फॉर्म में आता है। फाइनेंशियल मार्केट मतलब बैंक पकड़िए आप, बैंक का काम क्या है? एक्सेप्टिंग सेविंग्स इन द एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स, और वापस गिविंग लोन्स। तो सारा पैसा गाइस एक दूसरे के बीच में ही सर्कुलेट होता है, इसे कहते हैं सर्कुलेशन फ्लो। टू सेक्टर मॉडल सबसे बेसिक मॉडल है। अब देखिए मैंने यहां पर क्या क्या लिखा है। हाउस होल्ड के पास इनकम कैसे आती है? फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में, मैंने आपको डायग्राम में बताया, बराबर। मनी फ्लो, फर्म पे करता है वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जो हाउस होल्ड के लिए इनफ्लो ऑफ इनकम बनती है। हाउस होल्ड के लिए फैक्टर इनकम मिलता है। कंजम्पशन फ्लो, हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज, उसी इनकम से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, जो फर्म के लिए नाउ इनकम बन जाती है, जिसे कहते हैं फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड्स, बराबर। यस, रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। गाइस फाइनेंशियल मार्केट का रोल क्या है? फाइनेंशियल मार्केट का रोल है हाउसिंग होल्ड से सेविंग्स लेना डिपॉजिट के फॉर्म में, और फॉर्म्स को बोरोविंग देना, वापस पैसा मार्केट में सर्कुलेशन के फॉर्म में आता है। फाइनेंशियल मार्केट सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करती है। फाइनेंशियल मार्केट का रोल है सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना, राइट। यस, तो पैसा आता है इनफ्लो और आउटफ्लो, राइट। तो फ्रेंड्स यहां पर लीकेजेस सेविंग्स के फॉर्म में होता है, और इंजेक्शन इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में होता है। तो लीकेज सेविंग्स कर कर वो पैसा घर में रखते हैं, उसी को वापस इन्वेस्ट किया जाता है। इसके लिए यहां पर इक्विलिब्रियम होता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का। तो एडी इज इक्वल टू एएस,
नाउ एग्रीगेट डिमांड इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई बनती है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। सेविंग्स ही वापस इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, कंजम्पशन कंजम्पशन माइनस हो जाता है। तो अगर आप एडी इज इक्वल टू ए एस माइनस करेंगे, बचेगा इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स। तो जो सेविंग्स लीकेजेस के फॉर्म में, सेविंग मतलब सर्कुलेशन से पैसा बाहर निकल जाना ना, उसी को वापस इन्वेस्ट करना, राइट। और फाइनेंशियल मार्केट मतलब बैंक, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, एवरीथिंग। होप यू अंडरस्टूड। टू सेक्टर मॉडल समझ गए तो थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर मॉडल आराम से समझ जाओगे। नाउ ये था टू सेक्टर मॉडल। अब आ जाओ थ्री सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो एडिशनल सेक्टर ऐड होता है गवर्नमेंट, और वो थ्री सेक्टर मॉडल बन जाता है। अब गवर्नमेंट के आने की वजह से सर्कुलेशन ऑफ मनी फ्लो बढ़ सकता है ना। गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट पैसे लेता है हाउस होल्ड से। जब हाउस होल्ड इनकम कमाती है तो हाउस होल्ड टैक्स पेमेंट्स करता है, और वही पैसा गवर्नमेंट हाउस होल्ड से और फर्म से टैक्स पेमेंट से लेता है, राइट। और वही पैसा गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स, पेंशन वगैरह देने में और बिजनेसमैन को सब्सिडीज देने में वापस इन्फ्यूज करता है। और गवर्नमेंट खुद कंज्यूमर भी है गाइस। गवर्नमेंट हाउस होल्ड से फैक्टर भी लेता है और उन्हें फैक्टर पेमेंट भी करता है, और गुड्स भी खरीदता है वो बिजनेस से, और गुड्स के लिए पेमेंट्स भी करता है, राइट। और वो फाइनेंशियल मार्केट से जरूरत पड़ने पे बोरोविंग्स भी करता है। तो गवर्नमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ गवर्नमेंट आने के बाद प्राइवेट सेक्टर, इसे मिक्स इकोनॉमी आप कह सकते हो। नाउ तो देखो थ्री सेक्टर मॉडल में तीन मेंबर्स होते हैं, हाउस होल्ड बिजनेसमैन तो है ही, एडिशनल गवर्नमेंट ऐड हो जाता है। बट ये भी सेक्टर को क्लोज इकोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर भी सिर्फ देश के अंदर ही ट्रांजेक्शन होते हैं। फॉरेन सेक्टर और फॉरेन कंट्रियां, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होता। ओके, तो ये स्टिल क्लोज इकोनॉमी है, बट यहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, तो आप कह सकते हो इट इज अ मिक्स इकोनॉमी। ओके, अब यहां पर जो हाउस होल्ड है उनका इनफ्लो और आउटफ्लो सेम है, फर्म का भी आउटफ्लो और इनफ्लो सेम है। गवर्नमेंट एक एडिशनल चेक कर लो, बाकी सेम है, सेक्टर टू मॉडल है। गवर्नमेंट को पैसा कहां से आता है, टैक्सेस फ्रॉम हाउस होल्ड एंड द फर्म। और पैसे वो खर्चे कहां करता है, रिसिप्ट आउटफ्लो टू। नाउ assumed that गवर्नमेंट ऑल्सो डिमांड फॉर फैक्टर्स एज वेल एज गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट खुद एक कंज्यूमर है, जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है, तो फर्म्स को पेमेंट चला जाता है। यस, लेकिन गवर्नमेंट की इनकम कहां से होती है, टैक्सेस के फॉर्म में। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो देखिए, नाउ एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई और एडी एस इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये टू सेक्टर मॉडल में पढ़ा था, तो ये सेम है। बस थ्री सेक्टर मॉडल में एक चीज ऐड हो गई, गवर्नमेंट और टैक्सेस। बराबर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्सेस, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर टैक्सेस से आता है, क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम क्या है, टैक्सेस, और वो टैक्सेस के पैसों को ही खर्चा करता है। तो ये है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इक्वल हो जाना। तो सी सी कैंसिल, आई इन्वेस्टमेंट सेविंग में कन्वर्ट होता है, गवर्नमेंट के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्सेस से आता है। तो इधर जो लीकेजेस है वो सेविंग्स के साथ टैक्सेस है, क्योंकि टैक्सेस से, ना गवर्नमेंट को जब टैक्सेस पहुंचता है, इकोनॉमी से पैसा बाहर चला जाता है, लेकिन वही टैक्सेस वापस इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के फॉर्म में अंदर आता है, फैक्टर्स परचेज करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज। तो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती है, टैक्सेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में वापस इंजेक्शन करके सर्कुलर फ्लो में पैसा आ जाता है, राइट। यस, तो ऑल थ्री सेक्टर डिपॉजिट their सेविंग्स इन फाइनेंशियल मार्केट। गवर्नमेंट भी थोड़ा सेविंग करती है, नाउ हाउस होल्ड भी, और बिजनेस कम्युनिटी भी, और उन्हीं सेविंग्स को बोरोविंग्स किया जाता है। तीनों में कोई भी लोन ले सकता है, फाइनेंशियल मार्केट का यही काम है, जब जब जिसको जरूरत हो। ये था थ्री सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल के बाद आता है फोर सेक्टर मॉडल। फोर सेक्टर मॉडल, अगेन अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा डायग्राम सेम एज थ्री सेक्टर है। एक एडिशनल सेक्टर ऐड हो रहा है, वो है फॉरेन सेक्टर। अब फॉरेन सेक्टर्स में पैसा कहां से आता है, फॉरेन सेक्टर्स हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विसेज के लिए पेमेंट्स करते हैं। नाउ नेट ट्रांसफर पेमेंट्स, बहुत सारे इंडियंस
हमारी इंडियंस हिंदुस्तानी लोग फॉरेन कंट्रियों में जाकर कमा रहे हैं और वो हिंदुस्तान पैसा भेजते हैं। और लेकिन इंडिया से लोग कमाते इंपोर्ट भी, हम फॉरेन सेक्टर से जो सामान खरीदते हैं उससे पैसा हिंदुस्तान के बाहर भी जाता है। पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स होते हैं, रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट्स होते हैं, एक्सपोर्ट करने से पैसा आता है, इंपोर्ट करने से पैसा इकोनॉमी से बाहर चला जाता है। तो ये सब इन्वेस्टमेंट और लीकेजेस चलता रहता है। एम आई करेक्ट? यस। ये है फोर सेक्टर मॉडल का डायग्राम। तो अब देखो नाउ टेबल से, तो टेबल में एक एडिशनल सेक्टर ऐड हुआ है, हाउस होल्ड, बिजनेस एंड गवर्नमेंट तो है ही, साथ में फॉरेन सेक्टर ऐड हुआ है, दैट इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इसे ओपन इकोनॉमी कहते हैं। नाउ यहां पर ओपन इकोनॉमी होगी। सो फ्रेंड्स, सर्कुलर फ्लो, देर आर थ्री एडिशनल फ्लोज नेमली। नाउ जो थ्री सेक्टर मॉडल है सेम वही फ्लो होता है हाउस होल्ड फर्म के बीच में, लेकिन कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो रही हैं। वो है फॉरेन सेक्टर में की वजह से एक्सपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट होते हैं, नेट कैपिटल इनफ्लो होता है। नेट कैपिटल इनफ्लो का मतलब है बाहर की कंट्रीज, फॉरेन कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं तो पैसा हिंदुस्तान में आता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाता है। और इंडियन कंपनीज फॉरेन कंट्रियों में अपनी ब्रांचेस ओपन करती हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इंडिया से पैसा बाहर जाता है, जो आउटफ्लो भी होता है। उसका नेट इफेक्ट कैपिटल इनफ्लो माइनस कैपिटल आउटफ्लो। सर्कुलेशन फॉरेन सेक्टर के बीच में भी होता है। नाउ बट यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर एक चीज ऐड हो गई, x माइनस एम, एम माइनस एक्स, राइट। बाकी पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम सेम मेंटेन होगा। तो आई कैन से आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू एस प्लस टी, राइट। लीकेजेस किस फॉर्म में होती है, मतलब सर्कुलेशन से पैसा बाहर कैसे जाता है, सेविंग्स के फॉर्म में, टैक्सेस के फॉर्म में, जो ऑलरेडी दोनों थे, एक इंपोर्ट ऐड हो गया और वापस मार्केट में पैसा लौट कर इंजेक्ट कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। और फोर्थ सेक्टर में एक और चीज हो रही, एक्सपोर्ट्स। तो फ्रेंड्स, ये था फोर सेक्टर मॉडल, राइट। अब देखो नाउ, और इक्वेशन भी आपने समझ लिया होगा। गाइस गाइस गाइस, अब देखो यहां पे कुछ अजम्पशंस लिए गए थे। वो अजम्पशंस क्या थे? इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट। नाउ यहां पर इस सेक्टर को समझ, टू सेक्टर में एक अजम्पशन था कि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगा। इस डायग्राम को पढ़ेंगे हम। और यहां पर अजम्पशन था इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड। और यहां पर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट आर एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड। एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट, मतलब हमने पॉजिटिव नेट एक्सपोर्ट पकड़ा है। नाउ प्रैक्टिकली इंपोर्ट भी ज्यादा हो सकता है, बट वी हैव अज्यूम्ड ओवर हियर एक्सपोर्ट्स हमेशा इंपोर्ट से ज्यादा रहेगा। यह है इक्विलिब्रियम मॉडल। इक्विलिब्रियम अगर आप टू सेक्टर मॉडल में देखोगे ना, हमने इसके पहले पार्ट में यूनिट वन में कंजम्पशन और सेविंग्स का कंसेप्ट पढ़ा था। कंजम्पशन और सेविंग्स में हमने देखा था इक्विलिब्रियम का मतलब है इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ती है तो एक्सेस इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होता है, आपका कंजम्पशन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और ये सेविंग्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन जितने से आपका सेविंग्स बढ़ा है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हुआ, वही इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दिया। ओके, अब ये डायग्राम सेम है, बस जो मैंने ग्रीन किए वो पास्ट में जा रहे हैं, सिर्फ एक एक्स्ट्रा यहाँ पे C प्लस आई प्लस जी एग्रीगेट डिमांड बना और ये एग्रीगेट सप्लाई S प्लस टी C प्लस आई प्लस जी हो गया। ये एक लेवल और ऊपर चला गया, लेकिन कुछ भी करके यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, राइट। फोर सेक्टर मॉडल में ये थ्री तीनों थे। इसके बाद ये फोर्थ सेक्टर मॉडल का एक्स्ट्रा डायग्राम जहां पे C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स और यहां पर I प्लस जी प्लस एक्स। नाउ तो यहां पर भी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। ओके, लीकेजेस वापस इंजेक्शन में कन्वर्ट होते रहते हैं, इंजेक्शन नाउ लीकेजेस में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इक्विलिब्रियम अगर आप तीनों डायग्राम के ऑब्जर्वेशन देखोगे तो इक्विलिब्रियम तब होता है जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, मतलब S प्लस टी प्लस एम इज इक्वल टू आई प्लस जी प्लस एक्स। ये मैंने बिफोर इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट मोर देन सप्लाई, एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। सो आप तीनों डायग्राम को जब कंपेयर करेंगे तो आपको चीजें बहुत बेटर समझेंगी। अब आ जाओ, मैंने कुछ और ऑब्जर्वेशंस को नोट्स में कन्वर्ट किए हैं, वो देखिए। लीकेजेस आर मोर देन इंजेक्शन। अगर लीकेजेस
लीकेजेस का मतलब वो अमाउंट है जो इनकम फ्लो से बाहर निकल जाता है, जो इकोनॉमी के सर्कुलेशन से पैसे बाहर चले जाते हैं, सेविंग्स के फॉर्म में, टैक्सेस के फॉर्म में और इंपोर्ट के फॉर्म में। और इंजेक्शन का मतलब होता है जो बाहर चला गया पैसा वापस इकोनॉमी में लौट कर आता है, उस सर्कुलेशन फ्लो में आता है और जो इकोनॉमी में पैसों को ऐड करता है इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के फॉर्म में और एक्सपोर्ट्स के फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, इंजेक्शन और लीकेजेस दोनों नेशनल इनकम को बड़ा इंपैक्ट करते हैं। वो है नोट नंबर 1। इंजेक्शन अगर ज्यादा है लीकेजेस से तो नेशनल इनकम इंक्रीज होगा इफ इंजेक्शन इज मोर देन लीकेजेस, क्योंकि पैसा इंजेक्ट ज्यादा हो रहा है। और अगर लीकेजेस ज्यादा है इंजेक्शन से तो नेशनल इनकम विल फॉल। ओके, समझा? तो गाइस, इक्विलिब्रियम होना जरूरी है जब एग्रीगेट डिमांड और इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाए। बराबर। तीनों डायग्राम में देखो, इक्विलिब्रियम से पहले हमेशा एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। मतलब आई कैन से इंजेक्शंस आर मोर देन लीकेजेस। ऑल ऑफ यू, तो नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, इसलिए इनकम इंक्रीज होती है। ओके, आफ्टर इक्विलिब्रियम अगर आप देखोगे एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, मतलब लीकेजेस आर मोर देन सप्लाई तीनों डायग्राम्स में, तो नेशनल इनकम फॉल होती है। बराबर। नाउ आपने एक और चीज ऑब्जर्व करी गाइस, क्लोज इकोनॉमी का मतलब है 2 और 3 सेक्टर मॉडल, जहां पर जीडीपी इज इक्वल टू नेशनल इनकम होता है, क्योंकि जीडीपी ही नेशनल इनकम होगा दोनों में। क्योंकि यहाँ पे एनएफआईए हो ही नहीं सकता, अगर आपने नेशनल इनकम पढ़ा, फॉरेन इनकम नहीं हो सकती ना, दोनों क्लोज इकोनॉमी है। लेकिन ओपन इकोनॉमी में नेशनल इनकम का फॉर्मूला होगा जीडीपी प्लस एनएफआईए, राइट? यस। तो असम्पशंस क्या है? कंज्यूमर कंजम्पशन प्लान ऑलवेज कोइंसाइड विद प्रोड्यूसर प्रोडक्शन प्लान, मतलब प्रोड्यूसर उतना ही प्रोड्यूस करता है जितना कंज्यूमर कंजम्पशन करता है। ये अजम्पशन लिया है तीनों डायग्राम में, मतलब नो ओपनिंग स्टॉक, नो क्लोजिंग स्टॉक। ओके, और ये भी एक अजम्पशन है, प्रोड्यूसर के इन्वेस्टमेंट्स और हाउस होल्ड्स के सेविंग्स दोनों मैच होती है। इसे हर डायग्राम में आपने सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट पढ़ा, अरे हाँ कि ना? ना, और एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई पढ़ी। लेकिन रियलिटी ऐसी है क्या? नहीं, रियलिटी में ये इतना आसान नहीं है कि दोनों हमेशा इक्वल रहे। नाउ, ठीक है, क्लोज इकोनॉमी 2 सेक्टर मॉडल एंड 3 सेक्टर मॉडल में जीडीपी एंड नेशनल इनकम इज इक्वल, तो आप लिख सकते हैं जीडीपी इज इक्वल टू नेशनल इनकम। लेकिन 4 सेक्टर मॉडल में नेशनल इनकम का फॉर्मूला बनेगा नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए, और 2 सेक्टर और 3 सेक्टर मॉडल में नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीडीपी, सिर्फ डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि फॉरेन इनकम हो नहीं सकती, क्लोज इकोनॉमी है। वाओ, कितना इन डेप्थ सोच सकते हो आप, समझ आया? तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, इक्विलिब्रियम विद अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, मतलब कंपैरिजन बिटवीन डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप। नाउ, अब ये डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, तो समझिए। डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन से ये डिफ्लेशनरी और इन्फ्लेशनरी निकला है। अब आपने इक्विलिब्रियम तो पढ़ा ही होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, डिफ्लेशन का मतलब है सप्लाई इज मोर देन डिमांड, और इन्फ्लेशन का मतलब है डिमांड इज मोर देन सप्लाई। लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, ये एग्रीगेट लेवल पर होगा, राइट? नाउ, तो डिफ्लेशनरी गैप का मतलब है जब एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, और वाइस वर्सा हम कह सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशन मतलब प्राइसेस फॉल होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होने लगता है और बहुत सारी चीजें नेगेटिव चालू हो जाती हैं, राइट? यस, इसका अल्टरनेटिव नाम है डिफ्लेशनरी गैप को रिसेशनरी गैप और कॉन्ट्रैक्शनरी गैप कहते हैं, क्योंकि अगर आपने चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल पढ़ा होगा, ये बिजनेस साइकिल का कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है। तो इट टेक प्लेस इन कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, जहां पर सप्लाई ज्यादा और डिमांड्स कम हो जाती हैं, लोग खरीदना कम कर देते हैं, इनकम फॉल होती है, बिजनेस शटडाउन होते हैं, बिजनेसमैन पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। लेकिन यहां पर हम इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक पढ़ रहे हैं। नाउ, इक्विलिब्रियम के माध्यम से यहां पर डिफ्लेशनरी गैप कैसे आता है, तो पहले इक्विलिब्रियम क्या है, तो आप अगर ये डॉटेड डिमांड देख रहे होंगे, एग्रीगेट डिमांड और ये एग्रीगेट सप्लाई, यहां पर इक्विलिब्रियम था। इक्विलिब्रियम मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, जितनी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल थे।
राइट, जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, इधर हमने एफ लिखा है, फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अचानक से डिमांड फॉल हो जाती है, डिमांड एग्रीगेट डिमांड नीचे की तरफ शिफ्ट होता है और रियल लाइन बनती है, डार्क लाइन बनती है एग्रीगेट डिमांड की। अब सप्लाई वहीं का वहीं है और डिमांड फॉल हो जाता है, और डिमांड के फॉल होने की वजह से अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ओरिजिनल डिमांड से नीचे की तरफ डिमांड कब शिफ्ट हुआ, और यहां पर ये जो गैप आया है डिमांड के बीच में और सप्लाई के बीच में, ये गैप को हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। ओ यस, और डिमांड के फॉल होने की वजह से इक्विलिब्रियम एफ से शिफ्ट होकर ई पे आ जाता है, जहां पर नाउ इफ यू गो टू सी, नाउ क्यू से लेकर आपकी डिमांड या इनकम एम में शिफ्ट हो गई, राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। अब ये शिफ्ट क्या इंडिकेट करता है, ऑब्जर्वेशन देखो, एफ जी। नाउ अगर आप डायग्राम में देखोगे, एफ जी इज अ डिफ्लेशनरी गैप। ये जो गैप है एफ और जी का, ये डिफ्लेशनरी गैप है ड्यू टू डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, क्योंकि डिमांड कर्व फॉल हो जाती है। नाउ यहां पर डिमांड फॉल होने की वजह से क्या होता है, सेलर के पास अनसोल्ड स्टॉक बिल्डअप होता है, प्रोडक्शन कट डाउन होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, राइट, और आउटपुट फॉल, एम्प्लॉयमेंट कम रहता है, जब तक स्पेंडिंग इनसफिशिएंट हो जाती है, सब कुछ नेगेटिव होने लगता है। और आप देखेंगे नाउ जो इक्विलिब्रियम बना है उसके ऊपर का हिस्सा डिफ्लेशनरी गैप इंडिकेट करता है। तो डिफ्लेशनरी गैप कहां बनता है, इक्विलिब्रियम के अबव पार्ट पे, राइट। इन्फ्लेशनरी गैप इसका ऑपोजिट है, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, तो इन्फ्लेशनरी गैप भी आता है। ना डिफ्लेशनरी गैप अच्छा है, ना इन्फ्लेशनरी गैप अच्छा है। नाउ तो व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, नाउ उसे कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। नाउ इसे इन्फ्लेशनरी गैप ही कहते हैं, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। नाउ ये एक्सपांशन फेज में आता है। तो सर हमने बिजनेस साइकिल में पढ़ा है एक्सपांशन फेज इज ऑलवेज बेटर, यस गाइस, लेकिन उससे जो इन्फ्लेशन बढ़ता है दैट इज नॉट गुड। अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट के पॉइंट से देखते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप कैसे बढ़ता है। ओरिजिनल डिमांड यहां पर है, ना ओरिजिनल डिमांड और ये एग्रीगेट सप्लाई, यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट हुआ करता था, बराबर सब कुछ अच्छा चल रहा है, जितनी प्रोडक्शन हो रही है उतना बिक भी रहा है, प्रोड्यूसर्स हैप्पी हैं, कंज्यूमर्स हैप्पी हैं, सब कुछ स्टेबल। लेकिन अचानक से डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है और हमको यहां पर इक्विलिब्रियम मिलता है। तो जो ओल्ड डिमांड और जो न्यू डिमांड के बीच में का जो गैप है उसे हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, राइट। यस, तो आपकी जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम डार्क लाइन देखोगे, ये डिमांड का ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। नाउ यहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो रहे हैं, लेकिन ये जो गैप है एफ और जी का, इसे आप इन्फ्लेशनरी गैप कहोगे। नाउ इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट। यस, एक्सपांशन फेज ऑफ बिजनेस साइकिल होता है। यहां पर ऑब्जर्वेशन देखो, एफ जी इज अ इन्फ्लेशनरी गैप, जहां पे डिमांड का अपवर्ड शिफ्ट हुआ, राइट। अब यहां पर रियल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट हो जाते हैं। यस, रियल आउटपुट और रियल इनकम एक्चुअली कांस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सप्लाई बढ़ नहीं सकती, एक्चुअल फुल एम्प्लॉयमेंट चल रहा था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया नहीं जा सकता, तो सप्लाई अब बढ़ेगी नहीं, तो सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ेगा। नाउ तो यहां पर रियल आउटपुट और रियल इनकम एक्चुअली कांस्टेंट होते हैं। अब जो नेशनल इनकम बढ़ती है वो सिर्फ महंगाई की वजह से बढ़ती है, और याद रखना गाइस, अगर महंगाई के साथ साथ नेशनल इनकम बढ़े तो वो उससे कोई ग्रोथ नहीं आती ना, वो फेक ग्रोथ है। नाउ प्राइस राइज होने की वजह से जो इनकम आ रही है, नाउ दैट इज ड्यू टू इन्फ्लेशन। ये एक्स्ट्रा डिमांड सिर्फ इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, एक्चुअली ना तो एम्प्लॉयमेंट होती है, क्योंकि यहां पर बिजनेसमैन सिर्फ महंगाई बढ़ा के कमा रहे होते हैं। ओके, तो ये ग्रोथ में कोई एड ऑन नहीं करता, इसलिए कहते हैं ना इन्फ्लेशन अच्छा है ना डिफ्लेशन अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये था इक्विलिब्रियम के डायग्राम से कंसेप्ट। तो इक्विलिब्रियम इनकम का एक पॉइंट नहीं, एक बैलेंस है, जहां स्पेंडिंग और प्रोडक्शन मैच करते हैं। होप आपको इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम के लॉजिक समझे और पैसा कैसे इनफ्लो होता है टू सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल और फोर सेक्टर मॉडल के बीच में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, है ना दोस्तों। एक पावरफुल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सवाल यह है, अगर गवर्नमेंट या फर्म सिर्फ 1 रुपए इन्वेस्ट करे तो क्या इकोनॉमी में
सिर्फ 1 रुपए का ही इंपैक्ट पड़ेगा? आंसर है बिल्कुल नहीं। जो गवर्नमेंट ने 1 रुपया देश में इन्वेस्ट किया है, वो 1 रुपया घूम के सर्कुलेशन ऑफ मनी की वजह से घूम फिर के 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए या उससे ज्यादा रुपए का इंपैक्ट क्रिएट करता है। मतलब 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट से अगर वो 5-10 रुपए का काम करे, तो गाइस उसे कहते हैं पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। और फ्रेंड्स, इसी को तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट छोटी होती है पर उसका इंपैक्ट इकोनॉमी में मल्टीपल टाइम्स होता है। और इस फिनोमेना को कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो अपना पार्ट सी का टॉपिक है। बड़ा ही छोटा बट बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये टॉपिक आपको ये बताएगा कि इन्वेस्टमेंट लोगों की इनकम को दुगना नहीं 10 गुना भी कर सकता है, मल्टीप्लाई करता है। ओ, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है? तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक कंसेप्ट है जो मेजर करता है इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग होने से नेशनल इनकम कितने टाइम इंक्रीज होगा। ओ, सिंपल वर्ड्स में कहूं, इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा चेंज नेशनल इनकम में कितना बड़ा चेंज लाता है, इसको मेजर करने को मल्टीप्लायर कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? क्योंकि नेशनल इनकम में जो इनकम इंक्रीज होती है, चेंज इन इनकम होता है, वो इन्वेस्टमेंट चेंज इन इनकम की वजह से होता है। चेंज का मतलब डिफरेंस, इसलिए इसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहा जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स, आसान भाषा में बताऊं, मल्टीप्लायर का मतलब है इन्वेस्टमेंट में 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में 1 रुपए के इंक्रीज होने से नेशनल इनकम प्रोपोर्शनेटली कितना ज्यादा इंक्रीज होगा, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फ्रेंड्स, इसे टाइम्स, कितने टाइम्स पैसा मल्टीप्लाई होगा, ये फॉर्मूला बनता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट से। ओके, तो चेंज इन इनकम न्यूमरेटर होगा, इनकम मतलब नेशनल इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट इनकम पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, इसमें जो चेंज इन आई है ना, वो ऑटोनोमस है, मतलब इन्वेस्टमेंट इनकम पर डिपेंड नहीं करता, ये एक्सोजीनियस होता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग या फर्म के डिसीजन से इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंटली इंक्रीज होना। तो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज से कितने टाइम नेशनल इनकम बढ़ता है, तो चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसको अगर आप आगे इलेबरेट करोगे तो टाइम्स, कितने टाइम आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा, ये 1/MPS भी हो सकता है, और 1/MPS मतलब 1 - MPC। ये आपको फॉर्मूला डिराइव किया गया है कंजम्पशन और सेविंग्स के रिलेशनशिप से, राइट। अब एग्जांपल देखो, के मतलब पैसा कितनी टाइम मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल लूं, तो मान लीजिए कि कंट्री में 1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है, और वो 1 मिलियन के इन्वेस्टमेंट से अगर नेशनल इनकम 5 मिलियन होती है, तो पैसा कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, तो इट इज 5 टाइम्स। कैसे आया? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो अगर 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम 5 मिलियन से बढ़ती है, मतलब कंट्री में 5 गुना, 5 टाइम्स पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। अब इसका उलट, अगर आपको इनकम और इन्वेस्टमेंट ना दे, अगर आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दे 1 मिलियन और एमपीसी दे 0.8, तो भी आपको के मिल जाएगा। कैसे? एमपीसी से आप एमपीएस निकालेंगे, एमपीएस कैसे निकलेगा? 1 - MPC, तो 0.2, तो 1/0.2 5 टाइम्स आ जाएगा, राइट। यस, तो ये फॉर्मूले को यूज करना मैंने आपको एग्जाम्पल से सिखाया। अब आप अगर डायग्राम देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो डायग्राम पहले ऑब्जर्वेशंस देखो। गाइस गाइस गाइस, एक व्हाट इट विल शो, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट शॉक इकोनॉमी में 5 टाइम्स चेंज क्रिएट करता है, राइट। यस, तो आपको फॉर्मूला भी समझा,
हाउ दिस फॉर्मूला वर्क ये समझा। इनकम का हर रुपए या तो कंज्यूम होता है या तो सेव होता है, लेकिन कंजम्पशन चेन ही मल्टीप्लायर क्रिएट करता है। इसलिए कंजम्पशन को आप 1 रुपी से माइनस करेंगे तो आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मिल जाएगा, राइट। तो गाइस, ये चीज आप लोगों को नेशनल इनकम में देखने को मिलेगी। अब जरा ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, एमपीसी और मल्टीप्लायर के डायरेक्ट रिलेशनशिप्स। गाइस, एमपीसी और मनी मल्टीप्लायर को डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, मतलब जितना ज्यादा कंज्यूम होगा उतना मनी मल्टीप्लाई होगा, बराबर। मतलब एमपीसी के इंक्रीज होने से आपका मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, एमपीसी से कम होने से मनी मल्टीप्लायर कम होगा। और रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड मनी मल्टीप्लायर हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, क्योंकि सेविंग्स लीकेज करता है और लीकेजेस से पैसा मार्केट में कम रोलिंग होगा तो मल्टीप्लाई भी कम होगा। ओ गाइस, लीकेजेस इज नॉट गुड फॉर मल्टीप्लायर। व्हाट इज लीकेज? लीकेज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लीकेजेस का मतलब है इनकम का वो हिस्सा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के साइकिल से बाहर चला जाता है, और लीकेजेस मल्टीप्लायर को कम कर देती है। हायर द लीकेज, स्मॉलर विल बी द मल्टीप्लायर। इसलिए गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो लीकेजेस ना होने दे। अगर कोई पैसा लीकेज हुआ है तो उसे वापस इकोनॉमी में इंजेक्ट करे ताकि मल्टीप्लायर कम ना हो, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा मल्टीप्लाई करेगा उतना ज्यादा स्पीडली कंट्री में डेवलपमेंट आएगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी और ग्रोथ होगा। और यही तो हर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन लीकेजेस के कॉजेस क्या है? ना, लीकेजेस के कॉजेस हैं हायर टैक्सेशन रेट्स। यस, टैक्स इनकम को रिड्यूस कर देती है, कंजम्पशन कम होती है, मल्टीप्लायर श्रिंक होता है। और या फिर इंक्रीज इन डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड्स। अगर कंट्री में इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड बढ़ी तो इनकम फॉरेन इकोनॉमी में चली जाती है, डोमेस्टिक इनफ्लो वीक हो जाता है, क्योंकि इंडिया से करेंसी निकलकर फॉरेन देशों में चला जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट के लिए पेमेंट करना पड़ता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, मतलब होल्डिंग कैश, लोगों की कैश होल्ड करने की आदत। अगर देश में लोग कैश होल्ड करना पसंद करते हैं तो गाइस स्पेंड नहीं करते, तो कंजम्पशन चेन स्लो हो जाती है, मल्टीप्लायर कम होता है। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशंस, अगर प्रॉफिट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते डिविडेंड के फॉर्म में, अगर रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा होती है तो कंजम्पशंस के पोटेंशियल राउंड मिस हो जाते हैं और मल्टीप्लायर कम होता है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये डायग्राम भी वही दिखाता है कि किस तरीके से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट शिफ्ट होता है, एग्रीगेट डिमांड को ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है, और 5 टाइम्स। तो इक्विलिब्रियम इंक्रीज मोर देन प्रोपोर्शनलिटी देन इनकम। ये डायग्राम सिर्फ इतना दिखाना चाहता है कि जब इनकम में 1 मिलियन इनकम को शिफ्ट किया तो यहां पर इनकम 5 मिलियन से बढ़ी। तो आप देखो ये गैप इन्वेस्टमेंट में कम हुआ है, लेकिन यहां पर इनकम में गैप ज्यादा हुआ है। दिस गैप इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर। होप यू अंडरस्टूड दिस। तो फ्रेंड्स, आपको डायग्राम से कोई नहीं पूछेगा, आपको शब्दों में पूछे जाएंगे, तो आप जरा इस चीजों को समझना। होप यू अंडरस्टूड। यस। तो फ्रेंड्स, एक मंत्र याद रखो, इन्वेस्टमेंट एक स्पार्क है और मल्टीप्लायर उसका वाइल्ड फायर इफेक्ट है। इसके लिए गवर्नमेंट हमेशा लोगों से इंकरेज करती है कि आप घरों में पैसा ना रखें, उसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्वेस्ट आपके इनकम को दुगना नहीं, तिगना नहीं, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है ना। तो बस दोस्तों, ये था आज का क्विक रिवीजन। सिंपल वर्ड्स, क्लियर कंसेप्ट, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर सब कुछ समझ गया हो तो गाइस यस सर बोल दो, और एक बार और रिवाइज कर लो ताकि एग्जाम में गलती की कोई जगह ना रहे। याद रखो, स्मार्ट स्टडी ही बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। रेगुलर रिवीजन से ही आपका कॉन्फिडेंस डबल होता है। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो ये नोट्स लो, एग्जाम के लिए लाइफ सेवर है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड फायर रिवीजन के साथ।